अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपको दो पिक्चर्स दिखाता हूँ, दो तस्वीरें दिखाता हूँ। एक बच्चा है जिसके जिस्म पे दाने निकले हुए हैं और ये एक बड़ा शख्स है जिसके जिस्म पे दानों की एक पट्टी बनी हुई है, यानी एक मखसूस जो एरिया है उसके ऊपर दाने निकले हुए हैं। ये दोनों जो बीमारियाँ हैं इनके नाम मुख्तलिफ हैं, लेकिन इनको ये बीमारियाँ जिस वायरस की वजह से होती है वो एक है। ये जो बच्चे के जिस्म पे दाने निकले हुए हैं इसको हम कहते हैं चिकन पॉक्स, और ये जो बड़े के जिस्म पे दाने निकले हुए हैं इसको हम कहते हैं शिंगल्स। जो वायरस ये दोनों बीमारियां करता है उसको हम कहते हैं वेरिशेला जोस्टर। और बच्चों के लिए आम तौर पे बड़ा और बच्चा जो है इन दोनों में बुखार से और जिस्म में दर्दों से ये काम शुरू होता है। और बच्चों में हमें ज़्यादा घबराने की इसलिए ज़रूरत नहीं होती कि अगर किसी बच्चे को चिकन पॉक्स हो जाए जिसमें उसको बुखार होगा, जिस्म में दर्द होगा, फिर उसको दाने बनेंगे पानी के, और हो सकता है बाद में थोड़े दाने जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म होने की तरफ जाएं। हर दूसरे चौथे दिन ये दाने ज़्यादा बनते हैं और साथ ही बुखार ही हो जाता है। लेकिन आम तौर पे जो बच्चे होते हैं उनको सिम्प्टोमेटिक यानी अलामती इलाज के अलावा कि जिस्म में दर्द और बुखार के लिए आप सिरप पैनाडोल कैलपोल दे सकते हैं, पैरासीटामोल दे सकते हैं और आइबुप्रोफेन दे सकते हैं। तो इसके अलावा आमतौर पे ज़रूरत नहीं पड़ती और बच्चा कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। चांसेस यही होते हैं बहुत ज़्यादा बच्चों में। लेकिन अगर किसी बड़े के अंदर यही प्रॉब्लम बनता है, यही वायरस है जिसका नाम है वेरिशेला जोस्टर, और इसको शिंगल्स कहते हैं इस बीमारी को, जब ये बड़े में होती है तो आमतौर पर पहले वो एरिया होगा और उसके बाद वहां पे दाने निकलने शुरू होंगे। दाने वो पहले पानी वाले होंगे जिसको हम वेजिकल कहते हैं, बाद में वो उसमें पस पड़ जाती है, पी पड़ जाती है जिसको हम पस्ट्यूल्स कहते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये दाने बड़ों में भी ठीक होते जाते हैं। लेकिन बड़ों में क्योंकि कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आती हैं, ख़ास तौर पे अगर उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। वो कौन से लोग होते हैं जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, कि जो या तो स्टीरॉयड ले रहे हैं या कुछ ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं, जैसे कि ट्रांसप्लांट का कोई पेशेंट है उसको दवाइयाँ दी जाती है ताकि उसमें जो भी ट्रांसप्लांट की गई है ऑर्गन वो रिजेक्ट ना हो जाए। इसी तरह बाज़ औक़ात ब्लड कैंसर के मरीज़ होते हैं, ल्यूकीमिया के, उनको मुख्तलिफ़ किस्म के इलाज चल रहे होते हैं, ख़ुद उनकी बीमारी भी उनको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेटस में ले जाती है। HIV के पेशेंट्स, प्रेगनेंट ख़वातीन, बहुत ज़्यादा बूढ़े लोग, ये सारे कमज़ोर मुदाफ़ती निज़ाम के लोग होते हैं। तो इनमें जब ये वेरिशेला जोस्टर वायरस की वजह से ये इन्फेक्शन होती है शिंगल्स की, तो फिर बहुत ज़रूरी होता है कि इसको वक़्त पे इसका इलाज किया जाए, क्योंकि बड़ों में ये जब शिंगल्स ठीक भी हो जाता है तो यहाँ इस एरिया में दर्द रहता है जिसको हम कहते हैं पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया या पोस्ट वायरल न्यूरैल्जिया इसको कहते हैं बेसिकली, यानी दर्द रहता है उस एरिया में। तो ये जो इसका इलाज क्या है, इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं अपने बच्चे को लेके, या कोई बड़ा जो है वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर पहले हिस्ट्री लेते हैं, फिर मुआयना करते हैं। चांसेस यही हैं कि जो ये मुआयना है या क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, इसी से ही डॉक्टर को अंदाज़ा हो जाता है कि ये वेरिशेला जोस्टर यानी चिकन पॉक्स या शिंगल्स है। अगर फ़र्ज़ करें कि डाउट हो, शक हो, तो उसके बाद फिर टेस्ट करवाए जाते हैं। और वो टेस्ट कौन से हैं, बाज़ औक़ात हम PCR करवाते हैं कि PCR करवा के ये जो वेरिशेला जोस्टर है ये एक DNA वायरस है, तो उसके DNA का पता चल जाता है कि वो मौजूद है कि नहीं। और बाज़ औक़ात कुछ प्रोटीन्स होती हैं इस वायरस की जिसको हम एंटीजन कहते हैं, तो उनके बारे में हमें डायरेक्ट फ्लोरेसेंस जो है उसका एक टेस्ट होता है, तो उससे पता चलता है। लेकिन इसके अलावा हम एक और चीज़ होती है कि ये जो वेजिकल्स होते हैं इसका फ्लूइड लेके तो इसका भी मुआयना कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे, तो हमें पता चल जाता है कि वहाँ पे ये वेरिशेला जोस्टर मौजूद है या नहीं है। एक दफ़ा तशख़ीस हो जाए उसके बाद आती है इलाज की बारी। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर बच्चों में ये दाने निकलें, क्योंकि ये आम तौर पे ये सामने चेस्ट के सामने के हिस्से, पेट के ऊपर या कमर के ऊपर होंगे, बच्चों में आमतौर पे ऐसे होता है। तो बच्चों को सिर्फ आपने बुखार की और दर्द की दवाई देनी है, आमतौर पे ज़रूरत नहीं होती किसी और चीज़ की। लेकिन फ़र्ज़ करें बच्चों को ख़ारिश की वजह से वहाँ पे पीप पड़ना शुरू हो जाती है, तो फिर आप कोई ना कोई एंटीबायोटिक आपका डॉक्टर स्टार्ट करवाता है, एंटीबैक्टीरियल शुरू करवाता है, ताकि जो सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन अगर कोई बड़ा है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जैसे मैं बता चुका हूँ, तो उस सूरत में हमें एंटी वायरल दवाइयाँ देनी पड़ती हैं इस वायरस के ख़िलाफ़। वो मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ हैं और उनकी डोजेज़ मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं और मुख्तलिफ़ दिनों के लिए होती हैं। वो आपकी कंडीशन को देखते हुए आपका डॉक्टर शुरू करवाएगा। एंटीवायरल वो कौन कौन सी होती हैं, उसमें एसाइक्लोवीर है, उसमें फैमसाइक्लोवीर है, उसमें वेलासाइक्लोवीर है। तो ये एंटीवायरल हैं जो कि कोशिश तो यही होती है कि ये गोलियों की शक्ल में दी जाए। लेकिन अगर किसी को
कोई बड़ा है और उसको बड़ी कॉम्प्लिकेशन शुरू हो चुकी हैं, उसको नमूनिया हो चुका है, उसको हेपेटाइटिस हो गया है इस वायरस की वजह से, या उसके दिमाग के ऊपर असर किया है इस वायरस ने, क्योंकि बड़ों के अंदर जो है ये ना सिर्फ एक दिमाग पे असर करता है जिसको इनकेफ्लाइटिस कहते हैं, बल्कि हराम मगज़ जो होता है, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, उसको भी ये मुतासर करता है, जिसे माइलाइटिस कहते हैं। और बाज़ का लोगों की जो आसाब होती हैं, पेरिफेरल नर्व्स होती हैं और क्रेनियल नर्व्स होती हैं, तो उनको भी ये मुतासर करता है। जैसे बड़ों के अंदर बाज़ का जो पांचवी हमारी एक क्रेनियल नर्व होती है जिसको हम ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं, तो उसको ये मुतासर करेगा। और साथ ही उसका वो सप्लाई जो कि आँख को जाती है और आँख का बाहर का जो पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं कॉर्निया, तो उसमें जाके ज़ख्म पैदा कर देती है, जो बड़ा एक जल्दी उसको तशख़ीस करना ज़रूरी होता है। इसलिए ऐसी कंडीशन में डॉक्टर जो आई वाले डॉक्टर हैं उनको दिखाते हैं और फिर एंटी वायरल दवाइयों का आगाज़ किया जाता है। और बाज़ का लोगों को जो क्रेनियल नर्व 7 जिसको हम फेशियल नर्व कहते हैं, तो उसका भी एक जोड़ होता है जिसको हम जेनिकुलेट गैंग्लियन कहते हैं। तो उसमें अगर ये, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है कि जो बच्चे जल्दी ठीक हो जाते हैं या जिन बच्चों में ये वैक्सीन इसकी नहीं लगी होती, जिसका मैं आगे जाके जिक्र करूंगा वेरिशेला जोस्टर के खिलाफ, तो जो बच्चे ठीक हो जाएंगे तो ये वायरस जाके जो आसाब हैं हमारे उनके जोड़ों में जाके बैठ जाता है। उसमें जोड़ क्या होते हैं कि जो हमारी सेंसरी नर्व्स हैं, जो कि हमारी जो सेंसेशंस हैं या जो हिस्सात हैं उनको लेके जाती हैं वापस से हराम मगज़ की तरफ, तो उनका एक गैंग्लियन होता है, डॉर्सल रूट गैंग्लियन, तो उधर जाके ये बैठ जाते हैं और जो ही इंसान की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है तो ये वायरस फिर अटैक कर देता है। तो इसी तरह जो 7वीं क्रेनियल नर्व है उसका एक जोड़ है जिसको हम कहते हैं जेनिकुलेट गैंग्लियन, तो उसमें भी अगर जाके उसको ये मुतासर करेगा, रीएक्टिवेट होगा, तो फिर जो ज़ुबान का आगे का 2/3 हिस्सा है या 2/3 हिस्सा है उसमें से वो सुन हो जाएगा, उसमें से टेस्ट ख़त्म हो जाएगा, मुंह के अंदर छाले बन जाएंगे, लकवा उस साइड का हो सकता है किसी को। और जो कान होता है, ये बाहर का जो कान होता है, एक तो पिन्ना है जिसको मैंने हाथ लगाया और एक होता है अंदर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, कि जिसको घरों में आप बच्चों के चेक भी कर सकते हैं, तो उसमें दाने बन जाते हैं। तो ये किस वजह से होता है कि जो 7वीं क्रेनियल नर्व है उसका जो जेनिकुलेट गैंग्लियन है या जोड़ है, तो उधर जाके ये जो वायरस है ये प्रॉब्लम करता है। और बाज़ लोगों में जो कमर के पास का जो हराम मगज़ का हिस्सा होता है वहाँ से कुछ आसाब निकलती हैं जिसको हम कहते हैं सेक्रल नर्व्स, तो उसमें उनकी जाके जड़ों में अगर ये बैठ जाए या जोड़ों में जो उसके गैंग्लियंस होते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम करे, तो फिर बड़े और छोटे पेशाब का जो कंट्रोल होता है वो ख़त्म हो जाता है। और बाज़ का ये वायरस जो होता है बड़ों में, प्रेग्नेंट ख़वातीन में और जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, तो उनकी जो खून की नालियाँ हैं उनको मुतासर करता है, जिससे फालिज वाली कैफियत पैदा होने का भी डर होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो लोग जिनके अंदर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाए या उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो, तो उनको हम फिर IV जिसको हम पार एंट्रल भी कहते हैं या हम ड्रिप की शक्ल में फिर एंटी वायरल देते हैं, जो मैंने नाम बताए हैं ख़ासतौर पे एसाइक्लोवेर, और ये आपका डॉक्टर फैसला करता है कि कितने दिनों के लिए ये देनी है। तो एसाइक्लोवेर, फेमसाइक्लोवेर और वेलसाइक्लोवेर, ये वो एंटीवायरल दवाइयाँ हैं जो शुरू करवाई जाती हैं इन मरीज़ों में। और अगर एक दफ़ा ये ठीक हो जाएं, लेकिन अगर दर्द बेहतर ना हो और दर्दों की आम दवाइयाँ देने के बाद भी ये शिंगल के पेशेंट या जो बड़े होते हैं, वेरिशेला जोस्टर के जो मरीज़ होते हैं, उनमें दर्द रहे, तो फिर हमारे पास कुछ ऑप्शन हैं। जैसे हम एमाइट्रिप्टाइलिन देते हैं एक मखसूस डोज़ में। इसी तरह एक और दवाई है जिसको हम गैबापेंटिन कहते हैं, ये भी एक मखसूस जो डोज़ है उसमें आपका डॉक्टर आपको शुरू करवाएगा। फिर प्री गैबालिन है, प्री गैबालिन जो है वो भी इसी तरह दर्दों की दवाई है, बड़ी मखसूस किस्म की। और बाज़ लोगों को हम कैप्सासिन क्रीम है 0.075%, वो आपका डॉक्टर आपको तजवीज़ कर देगा। ये जितने भी मैंने आप लोगों को बताए हैं ये जेनरिक नेम है, इनमें कोई ब्रांड नहीं है, और मैं डोजेस आपको जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ कि क्योंकि ये जो वीडियो होती है ये आपके लिए एक एजुकेशनल या इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। ये किसी भी तरह से इसलिए नहीं है कि आप इसको देख के अपना इलाज करें। इलाज आपका डॉक्टर करेगा, तशख़ीस आपका डॉक्टर करेगा, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए है। इसकी जो वैक्सीन है वो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है। लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन दोस्तों क्या होती है कि जिसमें वायरस होता है जिंदा, लेकिन उसको कमज़ोर किया हुआ होता है। तो ये लगाई जाती है आमतौर पे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों को या प्रेग्नेंट ख़वातीन को, या वो लोग जो जिनको पहले तो चिकन पॉक्स या वेरिशेला जोस्टर नहीं हुआ, लेकिन वो किसी ऐसे शख्स के करीब चले जाते हैं। क्योंकि ये वायरस फैलता कैसे है, ये हमारे सांस के ज़रिए फैलता है, ये हमारी खांसी से फैलता है, या हमारे ज़ुकाम से फैलता है, हमारे छींकने से फैलता है, या जो हमारे दाने बने होते हैं उनके साथ आके अगर कोई टच होगा तो उससे फैलता है। अगर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है या उसको पहले चिकन पॉक्स नहीं हुआ या वेरिशेला जोस्टर की इन्फेक्शन नहीं हुई शिंगल्स वाली, तो इस तरह के लोगों को फिर
बहुत ज़रूरी है कि या तो इम्यूनोग्लोबुलिन लगवाई जाए, जिसको हम वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं, जो कि पहले से ही बनी हुई होती है और इम्यूनिटी देते हैं, या इस तरह के लोग जो एट रिस्क हों तो उनको वैक्सीन दी जाती है। बच्चों को आमतौर पे जो वैक्सीन है वो 1 साल की उम्र में पहली डोज़ लगती है और 4 से 6 साल के बाद फिर दूसरी डोज़ लगती है, लेकिन बड़ों में 1 महीने के वक्फे से 2 डोजेज़ ये दी जाती हैं। तो इम्यूनोग्लोबुलिन एक्सपोज होने के बाद और अलामात आने से पहले दी जाती हैं, क्योंकि जो इंक्यूबेशन पीरियड है वेरिसेला जोस्टर वायरस का, यानी इंक्यूबेशन पीरियड दोस्तों क्या होता है कि जब वायरस आपके जिस्म में चला गया और फिर उसकी अलामात आती हैं, तो ये जो दरमियान का टाइम है इसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, वो 11 से 20 दिन का होता है। अगर किसी का एक्सपोयर हो चुका है, अभी अलामात नहीं आई, तो उसको 7 से 10 दिन के अंदर अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन देना ज़रूरी है ताकि इस वायरस को उधर ही रोका जाए। लेकिन अगर किसी का एक्सपोयर नहीं हुआ लेकिन उसको चांसेस हो सकते हैं, तो उसको फिर वैक्सीन लगाई जाती है इससे बचने के लिए। दोस्तों ये थी एक मुख्तसर सी वीडियो जो वेरिसेला जोस्टर वायरस के बारे में थी, जो चिकन पॉक्स की बीमारी के बारे में थी, जो शिंगल की बीमारी के बारे में थी। तो कोशिश करें इनको सिर्फ एज एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के तौर पे देखें। लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई अलामात हैं, आपके घर में इस तरह का कोई भी मसला है, तो आप अपने करीब तरीन डॉक्टर से रब्ता करें। वो आपके बच्चों को, आपके बड़ों को चेक करने के बाद फिर वो आपके टेस्ट और बाकी सारा जो ट्रीटमेंट होता है उनकी वो आपको उस बारे में बताएंगे। दोस्तों आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।